नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रचने वाले अब्दुल रहमान को गुजरात एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल के पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जिसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद डिफ्यूज कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अब्दुल रहमान 19 साल का है और अयोध्या के थाना कोतवाली इनायत नगर स्थित मंजनई गांव का रहने वाला है। उसे राम मंदिर पर आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोपी बताया जा रहा है। उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है और अयोध्या में रिक्शा चलाने का काम करता था। जब पुलिस ने अब्दुल रहमान के घर पर छापा मारा तो उसके परिवार को यकीन नहीं हुआ। परिवार के मुताबिक रात के वक्त करीब 25 पुलिस वाले आए और पूरे घर की तलाशी ली। अब्दुल की मां यास्मीन का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि अब्दुल पहले भी दिल्ली जमानत के सिलसिले में गया था और करीब 4 महीने बाद वापस आया। फिर दिल्ली में अपने दोस्त से मिलने की बात कहकर गया था और अब उसकी गिरफ्तारी की खबर आई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब्दुल रहमान ने राम मंदिर की रेकी की थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि उसने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और कुछ कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़ा था। फिलहाल एटीएस और एसटीएफ की टीमें इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रविवार को मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके पीछे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया। मायावती के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे थे और इससे बीएसपी कमजोर हो रही थी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी नेता पर उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है और आकाश आनंद के मामले में यह प्रभाव पार्टी के लिए पॉजिटिव नहीं था। इसी कारण से उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी से बाहर करने का फैसला लिया। पद से हटाए जाने के एक दिन बाद सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे आकाश आनंद ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें आकाश आनंद ने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे मायावती भतीजे पर भड़क गई। सोमवार सुबह आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कुछ विरोधी सोच रहे हैं कि यह मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, लेकिन बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि दलितों, शोषितों और वंचितों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। लाखों आनंद इसके लिए हमेशा तैयार हैं। आकाश की इस प्रतिक्रिया के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। मायावती ने आकाश आनंद की पोस्ट पर कटी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि आकाश की यह प्रतिक्रिया पछतावे और राजनीतिक परिपक्वता की नहीं बल्कि उनके ससुर के प्रभाव में कही गई अहंकारी और स्वार्थी बातें हैं। मायावती ने अपने बयान में कहा कि मैं पार्टी हित में आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह ही बीएसपी से निष्कासित कर रही हूं। पार्टी और मूवमेंट को ऐसे स्वार्थी तत्वों से बचाना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। बड़े दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है और इस दौड़ में समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया है। उनका कहना है कि यह योजना यूपी की हर बालिका, युवती और नारी को सबल बनाएगी। इस ऐलान को और दमदार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो विज्ञापन भी जारी किया है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें कि यूपी में 15 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 7 करोड़ मतदाता महिला वोटर हैं। यही वजह है कि सपा ने इस योजना के जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। इस योजना के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं और युवतियों को मोबाइल और प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप भी दिया जाएगा। साथ ही पीडीए पाठशाला के जरिए महिलाओं को हुनर सिखाकर रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह उनकी पिछली सरकार ने अपने वादे निभाए, उसी तरह 2027 में सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी इस योजना को जमीन पर उतारेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपको हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी जाए तो आप क्या कहेंगे? नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने जब ये सलाह दी तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर करारा तंज कसा। अखिलेश यादव ने अपने ओपन लेटर में इस सलाह को लेकर कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या 90 घंटे काम करने की सलाह देने वाले इंसान की जगह रोबोट की बात कर रहे हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसान सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि जज्बात और परिवार के साथ जीने के लिए भी बना है। अखिलेश यादव ने आगे सवाल उठाया कि जब अर्थव्यवस्था की प्रगति का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलना है तो फिर 30 ट्रिलियन हो या 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, आम जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है। सपा प्रमुख ने इस बयान को मनोरंजन और फिल्म इंडस्ट्री से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये भी अरबों की इकोनॉमी में योगदान देती है और लोग इंटरटेनमेंट से रिफ्रेश और री एनर्जाइज होते हैं, जिससे उनकी वर्क क्वालिटी भी बेहतर होती है। उन्होंने 90 घंटे काम करने की सोच को इम्प्रैक्टिकल करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सलाह है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये लोग खुद युवा थे तब क्या उन्होंने 90 घंटे काम किया था। अखिलेश यादव का मानना है कि वर्क और लाइफ का संतुलन ही एक स्वस्थ और क्रिएटिव माहौल बनाता है। उन्होंने कहा कि जिनकी नाव में छेद हो उनकी तैरने की सलाह का कोई मतलब नहीं होता, यानी बिना सही दिशा के सिर्फ घंटों की मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का समापन 26 फरवरी को हो गया। महाकुंभ मेले में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले ने अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। वहीं अब सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ के सबक भी बहुत हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे जिस रूप में दिखता है, जिस रूप में भसता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। इसी तरह प्रयागराज महाकुंभ को जिसने जिस रूप में देखा उसे वैसा ही दिखा। महाकुंभ की कवरेज को लेकर सीएम योगी ने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। इसमें सीएम योगी ने बताया कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया की मीडिया भी महाकुंभ की भव्यता देखकर अचंभित रह गई। महाकुंभ को लेकर यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। 2023 से इस आयोजन को लेकर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ विश्व पटल पर मान्यता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार अब 5 शहरों और बुंदेलखंड की लोक कला के संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास करने जा रही है। पर्यटन विभाग ने कन्नौज के इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांच कला, आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और बुंदेलखंड की लोक कला और साहित्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं रचनात्मक शहरों की सूची में उल्लेखित कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से साल 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर पहली बार उल्लेखित कराया गया था। अब प्रदेश सरकार द्वारा कन्नौज को सिटी ऑफ क्राफ्ट श्रेणी में इत्र के लिए पंजीकरण कराने का प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के करीब 91,000 शिक्षक चयन और प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा से वंचित हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद शिक्षकों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 साल की सेवा पूरी करने वाले 53,000 शिक्षकों को चयन वेतनमान और 20 साल की सेवा पूरी करने वाले 38,000 शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान मिलना था, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। यूपी बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने का मकसद शिक्षकों को राहत देना था, लेकिन दफ्तरों के चक्कर लगवाकर उनका शोषण किया जा रहा है। जनवरी 2025 से मानव संपदा पोर्टल पर वेतनमान से जुड़ा मॉड्यूल उपलब्ध है। नियम के मुताबिक सभी बीईओ को अपने ब्लॉक के पात्र शिक्षकों की सूची पोर्टल पर अपलोड करनी थी, जिसे बीएसए को आगे बढ़ाना था, लेकिन अब मार्च आ चुका है और काम अभी भी अधूरा है। शिक्षक संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह मामला अटका हुआ है। शिक्षकों की शिकायतों के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द लंबित मामलों को निपटाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लापरवाही बरती तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि शिक्षकों को उनका हक कब मिलेगा या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले 32 वर्षीय विशाल ने आत्महत्या कर ली। विशाल ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर
पिता से पत्नी पूजा और बच्चे की देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके इस कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को बहुत परेशान किया है। यह वीडियो उन्होंने अपने ससुर को भेजा और फिर खुद को फांसी लगा ली। जब परिवार को इस बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल रविवार को अपनी पत्नी पूजा को ससुराल छोड़कर अपने ब्रह्मनगर स्थित घर लौटे थे। सोमवार दोपहर जब उनकी भाभी बेटे को स्कूल से लेने गई तभी विशाल के ससुर का फोन आया कि उन्होंने सुसाइड का वीडियो भेजा है। जब परिवार वाले घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिशों के बाद दरवाजा नहीं खुला तो दूसरी तरफ से प्रवेश किया गया। वहां देखा गया कि विशाल पंखे से लटके हुए थे। परिवार वालों के मुताबिक विशाल पर भारी कर्ज था जिसे चुकाने के लिए घर वालों और ससुराल पक्ष ने जेवर बेच दिए थे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष गीता का आरोप है कि एक महिला ने विशाल को रुपए के लेन देन को लेकर प्रताड़ित किया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकारी योजना के अनुसार 1 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होनी थी, लेकिन मौसम की मार के कारण कटाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार ने खरीद की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल 2275 रुपए प्रति क्विंटल था। प्रदेश में 65,000 सरकारी क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इनके संचालन की नई समय सारणी जारी नहीं हुई है। इस बार तापमान में असामान्य वृद्धि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की कटाई अब मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने की संभावना है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।